हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं इसके सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को आपके साथ कवर कराऊंगी। तो वीडियो को देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ध्यान दें तो कोठारी आयोग को देखिए, हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग तीनों के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न में कुछ भी आपसे पूछे तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो, चाहे बीएड कर रहे हो, चाहे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई को 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। तो जो भारत सरकार है वो चाहती थी शिक्षा का मतलब हम शिक्षा को फिर से देखें, समझे, उस पर विचार करें, समग्र रूप से सोचे समझे और हर एक पहलू को ध्यान में रखकर चीज़ों को समझ परख के हम एक जो है उसके अंतर्गत कुछ जो सुझाव हो सकते थे वो सुझाव हम प्रस्तुत करें। तो ध्यान दीजिएगा कि जो कोठारी आयोग था, ठीक है, इसके पहले देखिए राधाकृष्णन आयोग, राधाकृष्णन वाला हो गया, फिर मुदालियर आयोग था ना। लेकिन उसमें क्या था कि उन्होंने स्पेसिफिक, जैसे मुदालियर जो था वो आपके माध्यमिक के लिए था और राष्ट्रीय जो आपके राधाकृष्णन आयोग थे वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था वो विश्वविद्यालय स्तर के लिए थे, यानी उच्च शिक्षा के लिए था। तो शिक्षा के हर एक पहलू को, यानी प्राथमिक शिक्षा लेके आपके माध्यमिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा, हर एक पहलू के बारे में कोई आयोग ऐसा है जिसने की सुझाव प्रस्तुत किए तो वो थे कोठारी आयोग। यानी भारत का ये पहला आयोग था जिसने व्यापक तरीके से चीज़ों को देखा, परखा और उसके अंतर्गत सुझाव दिया। तो शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से विचार करने के लिए जो है और देश भर में सभी लोगों के लिए समान शिक्षा नीति, ऐसा नहीं कि देश के एक भाग में कोई और शिक्षा प्रणाली चल रही है, दूसरे भाग में कोई और, यानी नॉर्थ में कुछ अलग चल रही है, साउथ में कुछ अलग चल रही है, ईस्ट में कुछ अलग, वेस्ट में कुछ अलग, ऐसा नहीं था। तो ये भारत सरकार चाहती थी कि समान शिक्षा नीति हो जो पूरे देश भर के लिए लागू हो, उसका निर्माण करने के उद्देश्य से इस आयोग को जो है 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे हम कहते हैं। और इस आयोग को हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि यह भारत का पहला ऐसा आयोग था जिसने शिक्षा प्रणाली से व्यापक तरीके से निपटा था, मतलब हर एक पहलू को इन्होंने टच करने की कोशिश की थी। अब इस आयोग का गठन भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को किया था, जैसा कि ऊपर यहाँ पे मैंने बता दिया है कि 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। तो कब गठित हुआ? 14 जुलाई 1964 को। अब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी का फुल फॉर्म ये है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने की थी। और ये क्या थे उस समय? तो ये उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, यानी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था उस टाइम ये उसी के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे है, आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा की और 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कुल 23 सिफारिशें थीं। मतलब कि जो आयोग तो बना 14 जुलाई 1964 को, फिर उसके बाद इस आयोग ने स्कूली शिक्षा प्रणाली को लेके बहुत डिटेल में अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, समीक्षा की, उसकी देखा परखा समझा जो भी किया। और फाइनली 29 जून को 1966 को, ठीक है, 1964 में गठित हुआ और 1966 को इन्होंने फाइनली अपनी रिपोर्ट पेश की। इसलिए इसका जो ड्यूरेशन है कोठारी आयोग का वो है 1964 से 1966। अब 1966 को 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट इन्होंने पेश की, जिसमें कुल कितनी सिफारिशें थी? तो कुल 23 सिफारिशें थी। ध्यान दीजिएगा, 23 सिफारिशें थी आपके कोठारी आयोग में। अब इसमें सदस्य की बात कर ली जाए कि इस आयोग में कितने सदस्य थे, तो कुल 17 सदस्य थे। ये भी ध्यान देने वाली बात है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। कुल आयोग जो सदस्य थे उसकी संख्या 17 थी, लेकिन इसमें जो 6 थे वो क्या थे? अन्य देश के शिक्षा विशेषज्ञ थे। मतलब 17 में 6 जो है वो अन्य देश के शिक्षा विशेषज्ञ थे, बाकी जो थे वो आपके भारतीय थे। अब प्रोफेसर कोठारी के नाम पर, ठीक है, प्रोफेसर कोठारी के नाम पर इस आयोग को हम लोग कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन भी कहते हैं। तो ये यहाँ तक आपको कोठारी आयोग के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो समझ में आई होंगी। अब हम इसके सुझाव को देख लेते हैं फटाफट।
तो कोठारी आयोग के सुझाव में क्या है, कोठारी आयोग ने 10+2+3 शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया था। यानी जो शिक्षा संरचना थी 10+2+3, मतलब इस तरीके से थी, हाई स्कूल, फिर यहाँ पे 2 उन्होंने जोड़ा, उसके बाद 3 अलग से उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए जोड़ा। तो ये शिक्षा प्रणाली थी। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि जो शैक्षिक संरचना 10+2+3 थी वो कहाँ से आया, तो वो कोठारी आयोग से आया। दूसरा, त्रिभाषा सूत्र की भी सिफारिश इन्होंने की, मतलब 3 भाषाएं होनी चाहिए। तो इतना इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। त्रिभाषा सूत्र आप जानते होंगे, मेरी बहुत सारी प्रीवियस वीडियो है, वहाँ से देख लीजिएगा। एक इंग्लिश उन्होंने रखी है, और एक जैसे हमारी हिंदी है तो उसके साथ हम कोई एक थर्ड लैंग्वेज ऐसे सीखेंगे, जो जैसे साउथ की हम कोई ऐसी लैंग्वेज सीख रहे हैं, जैसे हमने कन्नड़ सीख ली या हमने तमिल सीख ली, ऐसा कुछ। तो एक मातृभाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, और एक थर्ड लैंग्वेज कोई होनी चाहिए। और यहाँ पर तीसरा है, आयोग ने 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा की सिफारिश की। यानी ये चाहते थे कि जो 14 साल तक का बच्चा है वो सभी बच्चे जो है मुफ्त में, और जो महत्वपूर्ण ज़रूरी शिक्षा है उसकी उन्हें प्राप्ति हो, तो उसकी भी सिफारिश इन्होंने कोठारी आयोग में की गई। चौथा है, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश की। मतलब इन्होंने जो शिक्षा बोर्ड है, राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है, उसकी भी सिफारिश की, साथ ही साथ राज्य शिक्षा विभाग भी होना चाहिए, इसकी भी स्थापना हो, उसकी भी सिफारिश की। पांचवा, आयोग ने समान स्कूल प्रणाली की सिफारिश की थी। यानी समान स्कूल प्रणाली जो है उसकी भी सिफारिश की गई थी। छठा है, आयोग ने अंशकालिक शिक्षा की शुरुआत की सिफारिश की, मतलब थोड़े समय के लिए शिक्षा भी शुरू हो, उसकी भी सिफारिश इन्होंने अपने आयोग में की थी। आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर गणित और विज्ञान जैसे विषयों को शामिल करने की सिफारिश की। मतलब ऐसा ना हो कि निम्न स्तर, यानी जो प्राथमिक स्तर, हम निम्न नहीं कह सकते, प्राथमिक स्तर पे गणित और विज्ञान ना हो, फिर सीधे उच्च स्तर पे हो, तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए वो चाहते थे कि जो गणित और विज्ञान जैसे विषय है वो हर तरह के शिक्षा, सभी जो स्तर हैं, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, हर जगह पे इस तरह के विषय जो है शामिल की जाए। आठवां है, आयोग ने बालक बालिकाओं को विज्ञान और गणित की शिक्षा देने के लिए समान पाठ्यक्रम की सिफारिश की। मतलब ये नहीं चाहते थे कि लड़के और लड़कियों में कोई भी भेद हो, उनमें कोई अंतर किया जाए, इसीलिए वो चाहते थे कि गणित और विज्ञान जो विषय हैं, जैसे कि नॉर्मली हम कहते हैं कि लड़कियां गणित ना लेके लड़कियां होम साइंस ले लें, यानी गृह विज्ञान ले लें, तो ये इस चीज़ के ये समर्थक नहीं थे। मतलब ये चाहते थे कि चाहे गणित हो चाहे विज्ञान हो, ऐसा ना हो कि हम ये मान लें कि बालिकाएं कमज़ोर हैं तो उनको ये पाठ्यक्रम से हम हटा दें। वो चाहते थे कि गणित विज्ञान जैसे विषय हैं, ये इसकी जो पाठ्यक्रम है वो सभी के लिए, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, सबके लिए समान पाठ्यक्रम हो। नवा है, आयोग ने 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में बदलने की सिफारिश की। मतलब ये जो चाहते थे कि जो 25% माध्यमिक स्कूल हैं वहाँ पे उनको हम व्यावसायिक स्कूल में बदल दें, मतलब यहाँ वहाँ पर हम व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड उनको शिक्षा दें, ताकि बच्चे आगे जाके कोई भी अपना जीविकोपार्जन का एक स्रोत जो है वो बना सके, अच्छे से उसमें माहिर हो सके। 10वां, आयोग ने सभी बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की थी। यानी वो चाहते थे कि सभी बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा तक के जो प्राथमिक शिक्षा प्रणाली है उसमें जो है मातृभाषा का उपयोग किया जाए, ताकि बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। 11वां है, आयोग ने माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं को शिक्षा में बढ़ावा देने की सिफारिश की। यानी जब माध्यमिक स्तर तक आते आते जो स्थानीय भाषाएं हैं उसको जो है उन्होंने कहा कि उस भाषा में जो है शिक्षा को आगे लेके जाया जाए, उस माध्यम को, यानी उस जो भी स्थानीय भाषा था उसके माध्यम से शिक्षा को हम लोग बढ़ावा दें, उसकी भी सिफारिश की गई थी। 12वां है, आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति को बेहतर बनाने की सिफारिश की थी। यानी ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल बच्चों के बारे में सोचा, उन्होंने अध्यापकों के बारे में भी सोचा, और उन्होंने ये कहा कि जो अध्यापक हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, सामाजिक स्थिति अच्छी हो और व्यावसायिक स्थिति अच्छी हो, इसके बारे में भी उन्होंने सिफारिशें जो है प्रस्तुत की अपनी रिपोर्ट में। तो ये कुछ जो थे महत्वपूर्ण सुझाव थे कोठारी आयोग के। मुझे लगता है कि इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा गुण और दोष भी देख लेंगे, तब कोठारी आयोग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम गुण की बात करें तो पहला है कि आयोग ने शिक्षा के जो उद्देश्य निश्चित किए वे तब भी महत्वपूर्ण थे और आज भी। यानी उनका जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से उन्होंने सुझाव प्रस्तुत किए थे, अपने जो रिपोर्ट पेश की थी, वो उद्देश्य जो है उसमें जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण तब थी वो आज भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि बदल गई, जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी वो आज भी हैं। दूसरा है, आयोग ने संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा के विषय में सुझाव दिए, जैसे अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार, अव्यय एवं अवरोधन के संबंध में दिए गए सुझाव अति उपयुक्त थे। मतलब इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में, क्योंकि 23 सुझाव उन्होंने प्रस्तुत किए,
तो वहाँ पे ये था कि उसमें हर एक जो संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा थी उसके विषय में उन्होंने जो भी सुझाव दिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव थे, और उसमें उन्होंने हर एक पॉइंट को टच किया था। जैसे अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सबको शिक्षा मिले, लोग जो है सीखे समझे, शैक्षिक स्तर देश का अच्छा हो। पाठ्यक्रम बच्चों के अनुरूप होने की बात भी उन्होंने की थी अपनी रिपोर्ट में। शिक्षण विधि में उन्होंने कहा था कि बच्चे के हिसाब से शिक्षण विधियों का चुनाव किया जाए। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की भी उन्होंने बात की कि हर बच्चे तक जो है प्राथमिक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। अव्यय व अवरोधन के संबंध में भी उन्होंने कहा कि हमें बच्चों के अव्यय और अवरोधन को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि बच्चे जो है बीच में पढ़ाई ना छोड़ के जाएं या एक ही कक्षा में न अटके रहें। इस चीज़ का भी उन्होंने ध्यान रखा और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने पेश की थी। तीसरा है, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श की उचित व्यवस्था करने पर बल दिया। यानी वो चाहते थे कि जो माध्यमिक स्तर है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है बच्चे का मनोबल टूट जाए, तो बच्चे का निर्देशन और परामर्श हो, चाहे वो शैक्षिक स्तर पे हो चाहे व्यावसायिक निर्देशन या परामर्श हो, बच्चों को वो चीज़ मिलनी चाहिए, उसकी व्यवस्था करने पर भी इन्होंने बल दिया था। चौथा है, वैज्ञानिक प्रयोगों एवं अनुसंधानों को शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त स्थान प्रदान करना। यानी उन्होंने विज्ञान और गणित की बात की थी, तो उन्होंने जो वैज्ञानिक प्रयोग थे और जो अनुसंधान थे उसको भी शिक्षा में शामिल करने की बात की। उन्होंने कहा कि बच्चों को ये चीज़ें मिलनी चाहिए, अगर उन्हें विज्ञान सीखना है जैसे, तो विज्ञान के प्रयोग और अनुसंधान यानी उनको भी ये अपने से प्रयोग करके सीखने का जो एक क्वालिटी है वो बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मिलना चाहिए, तभी बच्चे अच्छे से उस चीज़ को सीखेंगे, रटेंगे नहीं। तो ये इन चीज़ों का भी उपयुक्त स्थान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिया। पांचवा है, शिक्षा के सर्वांगीण पक्षों के संतुलित विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की, क्योंकि उन्होंने हर एक पक्ष को देखिए ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो सर्वांगीण पक्ष को जो है वो हर एक पक्ष में संतुलित विकास हो, इसकी रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की थी। छठा है, शिक्षा पर और अधिक धन व्यय करने की सिफारिश करना। यदि वह चाहते थे कि शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा धन जो है व्यय किया जाए, तभी शिक्षा प्रणाली अच्छी हो पाएगी। सातवां है, सभी बच्चों को प्रजातांत्रिक समानता के अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना। यानी जो है सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा ले पाएँ, इसके लिए आवश्यक जो भी सहायता हो सकती है वो दिया जाए बच्चों को। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 7 मैंने पॉइंट रखे हैं, यहाँ पर और भी रख सकते हैं कि उन्होंने जो है बालक और बालिकाओं में समानता की बात की, तो उनमें अंतर ना हो इस चीज़ का ध्यान रखा। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें थी कि उन्होंने त्रिभाषा सूत्र के लिए जो है पहल की थी। उन्होंने शिक्षा शैक्षिक संरचना की जो है बात की। तो ये सारी चीज़ें जो है गुण के अंतर्गत आ गई। जो भी ऊपर आपने अभी देखा ना, ये सारी चीज़ें, इसमें से भी जो भी आपको लगता है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर गुण आ सकता है, जैसे 10+2 शैक्षिक संरचना का सुझाव भी दिया गया था इन्हीं के द्वारा। त्रिभाषा सूत्र की भी बात इन्होंने की थी। मुफ्त और जरूरी शिक्षा की सिफारिश इन्होंने की थी 14 साल तक के बच्चों का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप गुण में इस तरह से लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं कोठारी आयोग के दोष की। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला दोष है कि आयोग ने शिक्षा संरचना के विषय में जो सुझाव दिए वो अस्पष्ट व उलझे हुए थे। यह पता ही नहीं चल पाया कि आयोग भारत में कौन सी शिक्षा संरचना बनाना चाहता था। मतलब उन्होंने ये भले कहा कि 10+2+3 हो, लेकिन उसके बारे में उन्होंने ये क्लियर नहीं बताया कि कैसे क्या करना है। जैसे 10+2 में आप क्या शामिल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर ये किस तरीके से लागू हो पाएगा कि नहीं। तो बस उन्होंने सुझाव दे दिया, लेकिन स्पष्ट सुझाव उन्होंने नहीं दिया कि किस तरीके से जो शैक्षिक संरचना है, आप 10+2+3 तो कर दिए, लेकिन कैसे कैसे होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अस्पष्ट और उलझा हुआ था। ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि आप कौन सी शिक्षा संरचना बनाना चाहते हैं। दूसरा है, अंग्रेजी भाषा पर अतिरिक्त बल देने से भारतीय भाषाओं का विकास अवरुद्ध हो गया, क्योंकि ये त्रिभाषा सूत्र में अंग्रेजी भाषा को जो है मान्य किए थे। तो ये जो है ये अंग्रेजी भाषा पर ज़्यादा बल देने से जो भारतीय भाषा था उसका विकास थोड़ा रुक गया, क्योंकि वो चाहते थे तो और भी हिंदी भाषा को वहाँ पे या फिर इंडियन जो लैंग्वेज है उसको भी बल दे सकते थे, संस्कृत को दे सकते थे इस तरीके से। लेकिन उन्होंने अंग्रेजी भाषा पर बल दिया, जो कि भारतीय भाषा के विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। तीसरा है, आयोग भारत में कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहता था, यह समझ से परे था। क्योंकि त्रिभाषा सूत्र तो आपने कह दिया, लेकिन ये क्लियर नहीं करा ना कि वो त्रिभाषा सूत्र क्या होंगे, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी लैंग्वेज है कि बहुत कन्फ्यूजिंग है कि आप जो त्रिभाषा है उसमें आप क्या रखना चाहते हैं। तो ये जो था कि कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए, ये थोड़ा सा समझ से परे था। चौथा है, संस्कृति अध्ययन की पूर्ण उपेक्षा की गई। यानी जो हमारे कल्चरल मतलब जो चीज़ें हैं उसका अध्ययन पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हमारी संस्कृति, जैसे शिक्षा की संरचना हम अपनी अच्छी कर रहे हैं, हम चाहते थे कि हम और उन्नति प्रगति करें, लेकिन आपको अपने कल्चर को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो संस्कृति का विकास हो, संस्कृति का अध्ययन हो, इसकी उपेक्षा की गई। इन्होंने संस्कृति के अध्ययन से रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा।
5वां है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर अनावश्यक बल देने से बालकों में नैतिक और आध्यात्मिक विकास अवरुद्ध हो गया। क्योंकि ये बार बार विज्ञान और गणित की बात कर रहे थे, ये चाहते थे कि विज्ञान और गणित यानी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, क्योंकि इन्होंने माध्यमिक 25% माध्यमिक विद्यालय को आपके जो है इस तरह के तकनीकी विद्यालय में बदलने की बात की थी। तो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि विज्ञान से रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाए। तो उससे क्या हुआ कि बच्चों का जो नैतिक और आध्यात्मिक विकास था वो थोड़ा सा अवरुद्ध हो गया, क्योंकि उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास भी बच्चों का होना चाहिए। बच्चों को अपनी संस्कृति को लेके भी आगे बढ़ना चाहिए, अपने जो भी जो हमारे नैतिक गुण हैं, जो हमारे आध्यात्मिक गुण हैं, उसका भी विकास हो। इस चीज़ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। छठा है प्रारंभिक शिक्षा के आधार को मजबूत बनाने का सार्थक प्रयास नहीं किया गया। यानी प्राथमिक शिक्षा को लेके उन्होंने सुझाव तो प्रस्तुत किए, लेकिन कोई मजबूत मतलब ज़्यादा ध्यान प्राथमिक शिक्षा पे नहीं दिया गया। और ये सारी जो है कुछ कमियां यहाँ पे कोठारी आयोग की थी। वैसे काफ़ी हद तक इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव प्रस्तुत किए थे, लेकिन कुछ कमियां थी जो कि आपको मैंने यहाँ पे बता दिए। तो आपका कोठारी आयोग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी कोठारी आयोग के सारी चीज़ों को देखे। सुझाव हो गया, गुणदोष हो गया, और क्या था कोठारी आयोग में कितने सदस्य थे, सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।